जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर नंबर 3 में। और आज हम बात करने वाले हैं अरिस्टोटल के ऊपर। दोस्तों मैं बता दूं, ये हमारी जो है एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं जो हूं आपको पीएसआईआर ऑप्शनल या यूजीसी नेट एग्जाम की अगर आप प्रिपेयर या तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, एक जो यूनिट होती है पीएसआईआर में, और उसी में जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में मैं सुकरात यानी कि सुक्रेटिज जिसको आप प्यार से कहते हो, और दूसरा जो है प्लेटो, इन पे जो है मैं लेक्चर दे चुका हूँ। आज जो थर्ड लेक्चर हमारा है वो दोस्तों अरिस्टोटल को लेकर के है। और आज के इस लेक्चर को बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अरिस्टोटल आपने नाम सुना होगा, इसको प्यार से जो है हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, अरस्तु, ठीक है। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। ये देखा जाए तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति पैदा हुआ ग्रीक में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर देखा जाए तो सुकरात का बेटे का नाम था प्लेटो और प्लेटो के बेटे का नाम था अरिस्टोटल। लेकिन अरिस्टोटल ने जो है अपने ही जो प्लेटो थे, यानी कि अपने जो गुरु थे प्लेटो की, बहुत ही भरसक रूप से जो है उनके जितने भी विचार थे उनका जो है बहुत बुरे तरीके से जो है खंडन किया। और साथ ही में जो है उनको काफ़ी मतलब एक जो गुरु और शिष्य की जो महिमा होती है उसको जो है मतलब जो है तार तार कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार से जो है साथ ही में अरिस्टोटल की अगर बात की जाए तो इन्होंने महिलाओं पे भी जो है काफ़ी उल्टा सीधा बोला हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा कि पर्सनल इज प्राइवेट वगैरह वगैरह जो है स्टेटमेंट इन्हीं की हैं, ठीक है, कि पर्सनल में जो है इन पे सब पे जो है हम बात करेंगे। और साथ ही में जो है इसी से जगह देखा जाए तो फिर आगे चल करके जब इसने जो है महिलाओं के खिलाफ बोला तो सीधी सी बात है फिर वो फेमिनिज्म के अगेंस्ट जो है विचारधारा चलने लगेगी कि जो है मतलब पर्सनल प्राइवेट वगैरह बातें फिर दोबारा आगे चलने लगती हैं। तो हम दोस्तों बात करें अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल का जैसा कि आपको पता है कि इसका जो जन्म है वो दोस्तों मैं बता दूं 384 यानी कि 384 यानी कि 0 से 384 बीसी से बीच, और 322 यानी कि 322 यानी कि 384 बीसी से 322 बीसी के बीच में जो है अरिस्टोटल नाम का जो व्यक्ति है वो दुनिया में रहा। इसको दोस्तों फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसने पहली बार जो है अगर देखा जाए तो जो मतलब आज तक क्या होता था कि सब लोग जो है इसे मतलब थ्योरी कुछ भी देके चले जाते थे, लेकिन इसने पहली बार जो है मतलब गणना की, ठीक है, कैलकुलेशन की, और इस प्रकार से जो रिसर्च में मेथड प्रयोग होती हैं उन सारी चीज़ों को जो है प्रयोग किया। इसलिए जो है इसको पॉलिटिकल साइंस का जो है फादर भी कहते हैं। और इन्होंने जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बड़ी जो है मतलब चीज़ें को जो है बताया है। अभी मैं आगे आपके सामने बताने वाला हूँ। साथ ही में जो है चूँकि इसने रूल ऑफ लॉ, जैसा कि आपको आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 में जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखने को मिलता है। तो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। दरअसल इससे पिछले वाले जो सुकरात और प्लेटो थे वो दोस्तों दरअसल आइडिया का शासन, मतलब एक राजा का जो है एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते थे, लेकिन इसने जो है लॉ की बात की, यानी कि लॉ का शासन होना चाहिए, क्योंकि वो जो है कलेक्टिव विजडम ऑफ द एजेस होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद का भी जो है फादर मान सकते हो, लेकिन नहीं भी मान सकते हो, ठीक है। और इतना जो है मतलब मैटर नहीं करता है। साथ ही में इसकी एक जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी आपको पता होनी चाहिए। जिसका स्टेटमेंट दोस्तों है कि आ रूलर हैज़ टू बी वर्ल्डली वाइज देन टू बी वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। मतलब विचारों की दुनिया में जो है हर कोई व्यक्ति अपने अपने विचार जो है काफ़ी उम्दा बना के रखता है, लेकिन एक जो रूलर है, एक जो शासक है, उसको सिर्फ आइडिया की दुनिया में ही जो है मतलब अगर देखा जाए तो वाइस बुद्धिमान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको जो ये सांसारिक जो दुनिया है इसमें भी वाइस होना चाहिए, इसमें भी बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि वो सिर्फ आइडिया में ही ना गोते लगाते रहे बल्कि इस दुनिया की सच्चाई और हकीकत के बारे में भी जान सके। अगली अगर बात करें तो इसकी जो बुक्स हैं उसके मैं नाम आपको बता देता हूँ। एक तो इसकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स, दूसरी बुक का नाम है निकोमानियन एथिक्स, तीसरी इसका बुक का नाम है मेटाफिजिक्स, चौथी इसकी बुक का नाम है पोएटिक, अगली इसकी बुक का नाम है फिजिक्स, अगली इसकी नेक्स्ट बुक का नाम है रेटोरिक, अगली इसकी बुक की नाम है यूडिमियन एथिक्स। तो ये जो है इसकी कुछ बुक्स हैं, ठीक है। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस दोनों जो है आप कह सकते हो। और साथ ही में जो है मैं आपको बता दूं कि इसमें और इसके जो गुरु थे यानी कि प्लेटो थे, उनमें दोनों में जो है विचारों में क्या समानता या इक्वलिटी या सिमिलरिटी क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि दोनों ही जो है, ये सबसे पहली बात ये है कि ये दोनों ही स्टेट को जो है प्राथमिकता देते हैं, यानी कि प्राइमेसी इनकी हमेशा जो है स्टेट को ही रहती है। मतलब इन्होंने राज्य को ही सर्वप्रथम पहले माना है, चाहे वो सुकरात चाहे वो प्लेटो हो और चाहे उसका शिष्य ये अरिस्टोटल हो। फिर अगर देखा जाए तो दोनों ही जो है नेचुरल इनइक्वलिटी में बिलीव करते हैं। मतलब प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति इक्वल नहीं पैदा होता है, सब जो है इनइक्वल पैदा होते हैं, ठीक है। ये नेचुरल इनइक्वलिटी में ये और इसका जो गुरु यानी कि प्लेटो और जो अरिस्टोटल, ये दोनों है जो है नेचुरल इनइक्वलिटी में बिलीव करते थे।
साथ ही में बात करें तो दोनों दोस्तों जो है ये मानते हैं कि अगर पॉवर्टी यानी कि गरीबी का मुख्य कारण जो है किसी की अज्ञानता है, यानी कि इग्नोरेंस जो है वो आपकी सबसे बड़ी गरीबी है। मतलब जो है इग्नोरेंस अगर देखा जाए तो वो आपकी जो है गरीबी के बराबर है, ठीक है। यानी कि अज्ञानता, अज्ञान, ये जो है आपके लिए सबसे बड़ी गरीबी होना चाहिए। ये दोनों ही ट्रेडिशन के लोग मानते हैं। और ये अगर देखा जाए तो ये जो जनता है, ठीक है, चूंकि ये जब नेचुरल इनइक्वलिटी में बिलीव करते हैं तो सीधी सी बात है कि ये जो है अगर देखा जाए तो प्लेटो का असर कहीं ना कहीं अरिस्टोटल पर रहा है। इसलिए जो है दोनों ही जो है जनता पे कम विश्वास करते हैं, यानी कि लैक फैथ इन मैसेस, यानी कि जो है जनता में दोनों का ही विश्वास काफ़ी कम है। ये चीज़ आपको दोनों में जो है देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों कुछ सिमिलरिटी थी जो प्लेटो और अरिस्टोटल में पाई जाती हैं। साथ ही में आप दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर एक तरीके से प्लेटो की बात की जाए तो प्लेटो जो है एकदम आइडलिस्ट परफेक्शनिस्ट है, यानी कि जो है वो पूर्णतः अगर देखा जाए तो आदर्शवादी जो है परफेक्शनिस्ट है, यानी कि जो है आदर्शवादी टाइप का है, क्योंकि वो आइडिया पे बहुत ज़्यादा काम करता है। वो इतना बड़ा सा जो है एक यूटोपिया जैसा बना देता है, मतलब कट्टर यूटोपियन रेडिकलिज्म है जिसको जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो फिलोसफर किंग की बात करता है प्लेटो, और फिलोसफर किंग जो है इस दुनिया में प्राप्त करना, और जो है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म मूवमेंट का कर देता है, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी कर देता है। और इस प्रकार से जो है अगर कोई मतलब ऐसा फिलोसफर किंग कहाँ पे मिलेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूटोपिया में जो है प्लेटो चला जाता है। तो प्लेटो के ऐसा विचार है। और प्लेटो अगर देखा जाए तो वो अल्टीमेट नॉलेज में बिलीव करता है, ज्ञान में बिलीव करता है। जबकि अरिस्टोटल की बात की जाए तो ये थोड़ा सा प्रैग्मेटिक कटर टाइप का आदमी है। ये जो है कॉम्बिनेशन है, मतलब ये आइडियलिज्म में ही सिर्फ विश्वास नहीं करता है बल्कि ये जो है रियलिज्म में भी विश्वास करता है। मतलब जैसे इसका स्टेटमेंट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अ रूलर हैज टू बी वर्ल्डली वाइज, यानी कि अ रूलर हैज टू बी वर्ल्डली वाइज। दैट मीन्स ये रियलिज्म की बात कर रहा है, यथार्थवाद का बात कर रहा है। देन टू बी वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, और ये आइडियलिस्ट आइडिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो अरिस्टोटल मुख्य रूप से जो है आइडियलिज्म और दूसरा चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि ये रियलिज्म, दोनों का ही जो है कॉम्बिनेशन है जो अरिस्टोटल है। फिर साथ ही में अगर देखा जाए तो ये जो है एक गोल्डन मीन में बिलीव करता है, मतलब आइडियलिज्म और रियलिज्म का एक गोल्डन मीन, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में जो है एक बात करता है, ठीक है। जबकि जो प्लेटो है वो पूरी तरीके से यूटोपियन रेडिकलिज्म की बात करता है, ठीक है। अरिस्टोटल की अगर बात की जाए तो ये जो है अल्टीमेट जो इसका मतलब बिलीव है वो अल्टीमेट नॉलेज में नहीं है अरिस्टोटल का, बल्कि अरिस्टोटल का जो अल्टीमेट बिलीव है वो दोस्तों कॉमन सेंस में है। कॉमन सेंस, ठीक है। और अगर मैं बताऊं तो अरिस्टोटल की दोस्तों जो है थ्योरी क्या है स्टेट की, और इस थ्योरी को जो है आपको जरूर जानना चाहिए। अरिस्टोटल की दोस्तों थ्योरी की अगर बात की जाए तो इसने कहा है कि मैन इज बाई, देखिए जब भी जो है किसी भी स्टेट की थ्योरी को अगर आप विकसित करेंगे तो सर्वप्रथम जो है आपको इंसान का जो है चरित्र के बारे में बताना पड़ेगा कि इंसान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। इसके बारे में जो है आप बताए बिना आप थ्योरी ऑफ स्टेट जो है डेवलप कर ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो एक फेमस स्टेटमेंट है कि मैन इज बाई नेचर, यानी कि प्रकृति के अनुसार जो व्यक्ति होता है अ पॉलिटिकल सोशल एनिमल, यानी कि राजनीतिक और जो है सामाजिक प्राणी जानवर होता है। यानी कि एक जो व्यक्ति होता है वो देखा जाए तो पॉलिटिकल सोशल एनिमल होता है, ठीक है, एक राजनीतिक और सामाजिक जानवर होता है। ये स्टेटमेंट जो है अरिस्टोटल का है, ठीक है। अब जो है अगर देखा जाए, अब चूंकि वो जानवर है, आप समझ रहे हो, जानवर है तो जानवर को जो है हाँकने के लिए कुछ चाहिए। अब हाँकने के लिए आएगा कौन, मतलब उसको कंट्रोल करेगा कौन। तो सीधी सी बात है कि जानवर जो है अगर देखा जाए तो किसी कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं, तो उनको रहना पड़ेगा राज्य के निर्देशन में, समझ रहे। और अगर देखा जाए तो जो सोफिस्ट थे, जैसे उस समय जो है एक उल्टा भी विचारधारा चल रही थी जो अरिस्टोटल, सुकरात, प्लेटो के अगेंस्ट में चल रहे थे, जिनका नाम सोफिस्ट था, आपने भली भांति सुना होगा। वो कह रहे थे कि मैन इज प्रायर टू द स्टेट, यानी कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो राज्य से पहले है। वो इंडिविजुअलिस्ट बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टेट पहले है, क्योंकि हम लोग जानवर हैं, हम लोगों को चलाने के लिए, हम लोगों को जो है कंट्रोल करने के लिए स्टेट चाहिए होगा। फिर दोस्तों अगर बात किया जाए तो जो सोफिस्ट थे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैन पहले है, स्टेट बाद में। चलिए, ये तो अरिस्टोटल के विचार थे कि जो स्टेट है वो पहले आना चाहिए, मैन जो है बाद में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए जो है वो कुछ आर्गूमेंट देता है। वो कहता है कि जो है अगर देखा जाए तो इंसानों को जो है नेचर ने, प्रकृति ने जो है सफिशिएंट नहीं बनाया हुआ है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया हुआ कि वो स्वयं से जो है कुछ कर पाए। जैसे मैन हमेशा जो है समाज में रहने का आदी रहा है, वो राजनीतिक प्राणी है, एक राजनीतिक जानवर है। जैसे मैन जो है वो फैमिली के साथ रहता है, फैमिली जो है एक विलेज में रहती है, विलेज जो है एक स्टेट के अंदर रहता है। अगर देखा जाए तो इस प्रकार से पूरा जो है नेचुरल इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो है पूरे संस्थान बना के रखे गए हैं। यानी कि हर व्यक्ति अगर देखा जाए तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, समझ रहे, क्योंकि वो जो है अगर देखा जाए तो नेचुरली एक जानवर है, सोशली और पॉलिटिकली, ठीक है।
दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो लॉजिक के बेस पर अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं कि अगर देखा जाए तो अगर स्टेट के लाइफ जो कहा है कि लाइफ ऑफ अ मैन बिफोर स्टेट नॉट वर्थ कॉलिंग ह्यूमन लाइफ, यानी कि राज्य के अगर सामने देखा जाए तो राज्य में अगर नहीं रहेगा तो उसकी लाइफ जो है वर्थ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि राज्य के निर्देशन में ही उसको रहना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि वही जो है आपको सही से गाइड कर पाएगा, आपको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर देखा जाए तो टेलियोलॉजिकल स्कूल ऑफ डेस्टिनी की भी बात करता है कि इंसान को अगर देखा जाए तो डेस्टिनी जो मैन की है, यानी कि जो मैन की अल्टीमेट जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है, वो स्टेट के अंतर्गत ही रहना है। ये टेलियोलॉजिकल जो स्कूल ऑफ डेस्टिनी है उसका थॉट है कि इंसान को जो मैन की डेस्टिनी है, यानी कि जो भाग्य है, अल्टीमेटली जो स्थान है, वो जो है डेस्टिनी, जो अल्टीमेटली जो थ्रेशोल्ड है वो जो है जीवन का, वो यही है कि राज्य के निर्देशन में ही रहे स्टेट। फिर इसका जो है कुछ और कोट हैं इसी से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक कोट ये भी है कि स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस, यानी कि चाहे वो मैन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे विलेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस सब में से जो है सबसे जो हाईएस्ट एसोसिएशन है वो स्टेट है, और स्टेट के सामने कोई नहीं टिक सकता है, ठीक है। और स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ, यानी कि स्टेट जो है अच्छी लाइफ को निर्वाह करने के लिए, जो है आपकी लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो है स्टेट आता है, एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, और अपने आप को कंटिन्यू करता है ताकि आप अपनी इसी गुड लाइफ को जो है मेंटेन करके रख सको, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है कि वन हु कैन बी लिव विदाउट स्टेट, यानी कि जो है बिना राज्य के रह सकता है, इज आइदर बीस्ट आर गॉड, यानी कि या तो जो है बहुत बड़ा जानवर होगा सभ्य टाइप का, या तो जो है भगवान होगा। मतलब दो ही लोग जो है बिना स्टेट के रह सकते हैं, या तो बीस्ट या फिर गॉड। ही कैन नॉट बी अ मैन, यानी कि वो इंसान नहीं हो सकता है। ये स्टेट अरिस्टोटल की स्टेटमेंट है। फिर कहा है कि जो स्टेट है वो यूनियन ऑफ फैमिली एंड विलेजेस है, यानी कि जो स्टेट है वो यूनियन है फैमिली एंड विलेजेस का, समझ रहे। यानी कि क्या है, यानी कि फैमिली और विलेज का जो है यूनियन है, मतलब इनको जोड़ दो तो वही है स्टेट। सही बात भी है, मैन स्टेट, मैन फैमिली विलेज स्टेट। फिर अगर बात किया जाए तो इसकी कुछ लोगों ने क्रिटिकल इवोल्यूशन भी की है, क्रिटिकल इवोल्यूशन भी कही है, और इस पे जो है हमेशा से जो है पॉलिटिकल जो फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, राजनीतिक विद्वान हैं, उनके बीच में हमेशा डिबेट का एक डिबेट रहती है इस मुद्दे को लेकर के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लिबरल्स, यानी कि जो उदारवादी हैं, वो मानते हैं कि जो स्टेट होता है वो नेसेसरी एविल होता है, नेसेसरी एविल होता है। मतलब कैसे नेसेसरी एविल होता है, यानी कि आवश्यक दुष्ट होता है। कैसे आवश्यक भी है, हाँ स्टेट जो है हमें राइट्स देता है। लिबरलिज्म फिलासफी में अगर देखोगे तो लिबरल के जो थॉट्स होते हैं वो नेचुरल मिलते हैं, लेकिन सीधी सी बात है अगर देखा जाए तो जब कानूनी नहीं बनेगा तो हम आज़ादी में मिलेगी कैसे। मतलब हम आज़ाद हैं, लिबरल हैं, और लिबरल का जो आइडिया है अगर देखा जाए तो स्टेट जरूरी है लिबरलिज्म में। अगर जो है हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से जो है सोसाइटी को गवर्न करने लगेगा, सोसाइटी को चलाने लगेगा, तो फिर स्टेट करेगा क्या। स्टेट का काम है कानून बना करके हमको आज़ादी अपनी दे देना। तो स्टेट जरूरी है, लेकिन वो दुष्ट भी है, कभी कभी इसे कानून बना देता है कि हमारी आज़ादी को छीन लेता है। तो लिबरल्स ऐसा मानते हैं कि स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, यानी कि एक आवश्यक दुष्ट है। वहीं पे जो अनार्किस्ट होते हैं, ठीक है, जो अनार्किस्ट हैं, अराजकतावादी, वो दोस्तों कहते हैं कि स्टेट जो है एक अननेसेसरी एविल है, यानी कि जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और वो जो है एक प्रकार का बेकार का जो है एविल है, मतलब दुष्ट है, ठीक है स्टेट। ये अनार्किस्ट मानते हैं, ठीक है। और कहा गया है इसकी एक और स्टेटमेंट है अरिस्टोटल की, कहा गया है कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन, यानी कि जो अथॉरिटी है स्टेट्समैन की, यानी कि जो रूलर है, इज डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द मास्टर्स, यानी कि जो है जो फैमिली में जो मास्टर होते हैं, ठीक है, उनकी जो अथॉरिटी है और जो स्टेट की रूलर की अथॉरिटी है, वो दोनों ही जो है, दोनों अथॉरिटी जो है डिफरेंट है, ठीक है, एक जैसी अथॉरिटी नहीं है। ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर बात की जाए तो अरिस्टोटल जो है वो एग्री करता है प्लेटो से कि जो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन है, यानी कि ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ जो गुड लाइफ अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो स्टेट जो है जरूरी है। लेकिन वो इस बात में जो है डी रिकग्नाइज करता है प्लेटो को, जिसमें प्लेटो उसको एक्सेप्ट करता है। प्लेटो कहता है कि स्टेट इज अ फैमिली, स्टेट जो है एक परिवार के समान है, लेकिन अरिस्टोटल कहता है कि स्टेट इज अ फैमिली ऑफ फैमिलीज, यानी कि दोनों में देखा जाए तो बातों में जो है भिन्नता है, लेकिन स्टेट को दोनों तरजीह दे रहे हैं। जहाँ पे प्लेटो कहता है कि स्टेट जो फिलोसफर किंग है, वो जो है अगर देखा जाए तो डिपेंडेंट, वो जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है जिसके पास होल्ड होती है, यानी कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है इसके पास। और सिटीजन्स जो होते हैं, नागरिक जो होते हैं, वो स्टेट पे डिपेंडेंट होते हैं। ये जो है बात प्लेटो ने कही। वहीं पे अगर देखा जाए तो अरिस्टोटल कहता है कि जो पॉलिटी होती है, ठीक है, यानी कि पॉलिटी का मतलब जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो,
वहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी जो सिटीजन्स होते हैं वो डिलीबरेशन यानी कि हस्तांतरण में जो है भाग लेते हैं, फिर कानून बनते हैं, फिर अल्टीमेटली जो है उन्हीं से रूल होता है। राजा जो है एब्सोल्यूट रूप से रूल नहीं करता है, ठीक है। और देखा जाए तो सिटीजन्स इसमें डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सिटीजन जो है जो फार्मुलेट होगा लॉ वगैरह वो चीज़ें जो है इंप्लीमेंट होंगी। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी बात करता है, ठीक ठीक समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, जबकि वहाँ पे एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे रखी थी किंग को। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है अरिस्टोटल की अगर बात की जाए तो अरिस्टोटल के विचारों से आपको क्या लग रहा है? ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, यानी कि विविधता में एकता की बात कर रहा है। और ये जो है एक्सेसिव यूनिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है, यानी कि अत्यधिक रूप से एकीकरण की बात भी नहीं कर रहा है। ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है बात कर दे रहा हो एकीकरण की, लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात जरूर कर रहा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड द डायरेक्ट डिलीबरेशन ऑफ द पीपल एंड सिटीजन आर अनडिपेंडेंट ऑन स्टेट डायरेक्टली। सिर्फ समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जो है इसको महान बनाती हैं। साथ ही में दोस्तों अगर बात की जाए तो अरिस्टोटल की दोस्तों थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी है। अब चूंकि स्टेट बनाना है तो नागरिकों की नागरिकता भी देनी पड़ेगी। तो नागरिकता का या जो है इसकी थ्योरी क्या है उसको भी जो है आपको जानना चाहिए। नागरिकता की दोस्तों बात की जाए तो सिटीजनशिप जो है एक प्रकार की ड्यूटी है टुवार्ड्स द स्टेट, यानी कि जो है हर व्यक्ति का कर्तव्य है स्टेट के प्रति, वही जो है उसकी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता कहलाती है। लेकिन ये इसका नागरिकता का काम क्या है, सिटीजनशिप का काम क्या है? सिटीजनशिप का दोस्तों काम है कि जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं उनमें जो है पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों जो है गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी, मेरा गला सूख रहा था और पंखा चल नहीं रहा है, फिर भी मैं आपके सामने एकदम लेक्चर दे रहा हूँ। तो हाँ, पानी पीने गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो सिटीजनशिप होती है वो ड्यूटी होती है स्टेट की टुवार्ड्स नागरिक की टुवार्ड्स द स्टेट, ठीक है। अब ड्यूटी है किस प्रकार की? ड्यूटी दोस्तों है जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं, जो डेली के डे टू डे के मामले होते हैं, उनमें जो है लॉ मेकिंग जैसे जुडिशियल फंक्शन, इनमें जो है सिटीजन्स को जो है शामिल होना चाहिए। ये जो है एक सिटीजनशिप जो नागरिकता है उसकी नागरिक की ड्यूटी है। और ये जो है कुछ लोगों को जो है सिटीजनशिप नहीं देने की बात करता है, यानी कि उनको जो है निकाल देता है। इसलिए जो है अगर देखा जाए तो इसको नैरो व्यू ऑफ सिटीजनशिप भी कहते हैं, यानी कि बहुत ही संकीर्ण जो इसका दृष्टिकोण है नागरिकता को लेकर के, इसकी जो है आलोचना बहुत ही प्रखर रूप से जो है इसकी की जाती है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है अगर देखा जाए तो ओल्ड जो पीपल हैं, ओल्ड पीपल का मतलब जो हेल्दी नहीं है, ठीक है, यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं, तो सीधी सी बात उनके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं रहती, रीजन नहीं उनके अंदर रहता है, इसलिए उन्हें जो है बाहर कर देता है। जैसे चिल्ड्रन जो होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, उनको भी जो है बाहर कर देता है। वुमेन जो होती हैं, बात आ गई कि अगर देखा जाए जो वुमेन होती हैं, ये वुमेन को जो है योग्य ही नहीं मानता है, ठीक है। ये कहता है कि वुमेन जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक अफेयर के लिए बनी हुई हैं, यानी कि वो जो है अपना देखा जाए तो प्राइवेट के लिए बनी हुई हैं, ठीक है। और वो जो है अगर देखा जाए तो भाग नहीं ले सकती हैं, यानी कि वो उनको भी जो है वो नागरिकता सिटीजनशिप नहीं देता है। और साथ ही में कहता है कि जो स्लेव जो होते हैं यानी कि जो गुलाम होते हैं उनको भी जो है नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास भी रीजन नहीं होता है। तो ये दोस्तों अगर देखा जाए तो इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये नैरो व्यू ऑफ सिटीजनशिप है, क्योंकि ये कोई सेंसिबल आर्गूमेंट नहीं बनाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है अगर देखा जाए तो इस प्रकार से बाहर करना, ठीक है, जबकि वो पागल अगल नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से किसी को जो है बाहर कर देना नागरिकता से, ये किसी प्रकार से औचित्य नहीं बनाता है, ठीक है। और इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया गया, हालांकि सिटीजनशिप एक ड्यूटी है, इसको जो है तारीफ की गई। तो आगे अगर बात किया जाए तो अरिस्टोटल की दोस्तों एक थ्योरी भी है, अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्लेवरी, यानी कि गुलामी की जो है अरिस्टोटल की थ्योरी क्या है वो जो है आपको पता होनी चाहिए। ये दोस्तों थ्योरी जो है अगर बात करी जाए तो ये इसकी एक स्टेटमेंट में जो है मैं आपको थ्योरी बताने की कोशिश करता हूँ। इसकी एक स्टेटमेंट है कि स्लेवरी इज नॉट ओनली नेचुरल बट डिजायरेबल। मतलब स्लेवरी अगर देखी जाए तो वो सिर्फ जो है नेचुरल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि वो डिजायरेबल भी है। मतलब उसकी अगर देखा जाए तो उपयोगिता भी है, जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो है अगर देखा जाए प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो दो कैटेगरी होती हैं। एक नेचुरल स्लेव होते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से स्लेब जन्म होते हैं, गुलाम जन्म होते हैं। दूसरे जो है स्लेब अगर देखा जाए तो लॉ के द्वारा बन जाते हैं, कानून के द्वारा बन जाते हैं, गुलाम बनाए जाते हैं। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो नेचर के हिसाब से, अगर प्रकृति के अनुसार से देखा जाए तो दो प्रकार के लोग जो है जन्म लेते हैं। एक होते हैं स्लेव, यानी कि जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मतलब भारी भरकम टाइप के आदमी। एक होते हैं मास्टर्स, मास्टर्स होते हैं मेंटली स्ट्रांग, यानी कि जो है बुद्धिमत्ता में जो है यानी कि बुद्धि से जो है स्ट्रांग होते हैं। जो स्लेव होते हैं उनके पास जो है करेज और रीजन नहीं होता है, जबकि जो मास्टर्स होते हैं उनके पास रीजन और करेज होता है। और ऐसा माना जाता है कि मास्टर ही सिर्फ जो है डिसीजन ले सकते हैं, स्लेव कभी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो अरिस्टोटल जो है अगर देखा जाए तो स्लेवरी के जो सिद्धांत है उसको नेचुरल बताता है, प्राकृतिक बताता है, यूजफुल बताता है, उपयोगी फुल बताता है। कैसे? क्योंकि इसकी उपयोगिता है। उपयोगिता किस चीज़ के लिए? स्टेट के लिए उपयोगिता है।
स्टेट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो स्टेट का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, चूंकि उनके पास मैन ऑफ एपेटाइट होते हैं और उनके पास जो है अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम में जो है अगर देखा जाए तो अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो अल्टीमेटली वो पैसा कमाएंगे और अल्टीमेटली जो है क्वालिटेटिव उनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। फिर यूटिलिटी जो है मास्टर्स के लिए भी है। अगर मास्टर्स की बात की जाए तो मास्टर की जो है मास्टर के अंतर्गत अगर वो काम करेंगे तो उनकी जो है अगर देखा जाए तो वर्चू इनहेंस होगी, वो जो है कुछ सीखेंगे मास्टर से। फिर अगर देखा जाए तो जो स्लेव होते हैं अगर वो जो है अपनी ज़िंदगी स्वयं से तो जी नहीं सकते हैं, तो सीधी सी बात है वो अपनी कुछ वर्चू को जो है डेवलप करेंगे। अगर देखा जाए तो अगर मास्टर के अंतर्गत रहेंगे तो कुछ सीखेंगे जा करके। हालांकि अरिस्टोटल ने जो है बाद में जब इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया तो बाद में इसने इसमें बहुत सारे सुधार किए। उसने कहा कि अगर स्लेव जो हैं काम करते करते सीख सीख करके करेज और रीजन को अगर अंदर अपने डेवलप कर लेते हैं तो वो जो है अगर देखा जाए तो मास्टर की तरीके से जो है फ्री उनको किया जा सकता है, मुक्त उनको किया जा सकता है। यानी कि वो जो है अगर उनके पास रीजन और करेज आ जाता है, यानी कि अब वो नेचुरली जो है उसने अनरिकग्नाइज कर दिया। ठीक है, अभी तक मानता था प्राकृतिक रूप से ही जन्म होते हैं, लेकिन उसने कहा कि इसको वर्चू कैन बी लर्न। ठीक है, ये शायद यूपीएससी के ऐसे में ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है कि वर्चू कैन बी लर्न। और हालांकि इसकी क्रिटिकल इवोल्यूशन जो है अगर देखा जाए तो सुकरात अगर देखा जाए तो कई लोगों ने जो है इसकी क्रिटिकल इवोल्यूशन की है। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे ईच मैन इज एन एंड इन इटसेल्फ, अगर इमैनुअल कांट के शब्दों में देखा जाए तो कहा गया है कि ईच मैन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एन एंड इन इटसेल्फ, यानी कि स्वयं अपने आप में जो है अंत है। एंड एंड वन आर्ट टू ट्रीट अदर पर्सन एज अ मीन्स टू एन एंड, यानी कि जो है हर व्यक्ति को जो है अगर देखा जाए तो वो अपने आप में अंत होता है। ठीक है, और किसी भी व्यक्ति को जो है इस प्रकार से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए कि वो उसके लिए मीन्स का काम करे, साधन का काम करे। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये अगर देखा जाए तो मास्टर के लिए यूटिलिटी के लिए स्लेव को रख लिया। मतलब हम अपने कल्याण के लिए जो है किसी दूसरे को जो है मीन्स बना रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन को जो है अपना मीन्स बना रहे हैं। ये किस प्रकार से जो है जस्टिफाइबल है। हालांकि इसी को मैनिपुलेशन करके जो है जो ब्रिटिशर्स जो है जब इंडिया आते हैं तो उन्होंने व्हाइट मैन की थ्योरी इसी को दी कि हम लोग जो है अनसिविलाइज्ड हैं और हमारे लोगों का जो है उद्धार करना, यानी कि हम लोगों को जो है अच्छा इंसान बनाना, ये ब्रिटिशर्स का काम है। इसलिए वो चाहें तो हमारे ऊपर कुछ भी अत्याचार करें, हमें सह लेना चाहिए। ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो है ये इमैनुअल कांट को मैनिपुलेट करके ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे फैलाई। हालांकि इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर ले रखा है, उसको आप जरूर देखें जा करके। तो दोस्तों ये चीज़ जो है आपको समझ आई। साथ ही में जो है ये कुछ थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी भी देता है, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। और ये जो है प्लेटो के कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये कहता है कि अगर राजा के पास या किसी भी व्यक्ति के पास अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर सीधी सी बात उसके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा, वो काम कैसे करेगा, और प्रॉपर्टी के बगैर जो है कैसे काम चलेगा। तो इसने जो है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी भी दी है। इसने 3 प्रकार के सिस्टम को जो है रिकॉग्नाइज किया। पहला था कॉमन ऑनरशिप कॉमन यूज, यानी कि जिसमें कॉमन ऑनरशिप हो, सबकी ऑनरशिप हो और सबको जो है यूज करें। हालांकि अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव नहीं होगा और ना ही जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा किसी व्यक्ति को कि सबकी कॉमन ऑनरशिप है और सबका जो है अगर देखा जाए तो यूज है, तो फिर कोई मोटिवेट होगा और ये जो है कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। फिर इसने दूसरा जो है कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया जिसका नाम था कॉमन ऑनरशिप बट इंडिविजुअल यूज, यानी कि सबका ऑनरशिप है लेकिन यूज कोई एक व्यक्ति कर रहा है। ये भी जो है कोई लॉजिकल लगा नहीं, ना ही प्रैक्टिकल लगा, और ये भी जो है बहुत तरीके से अगर देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेटिव, एक तरीके से शोषणकारी जो है माना जाएगा, क्योंकि वही इंडिविजुअल जो है सब पे अपना शोषण करेगा लोगों का। ठीक है, फिर इसने एक तीसरा जो है जो दिया वही जो है इसका सिद्धांत है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी का, और ये महात्मा गांधी की जो थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप है उसके काफ़ी नज़दीक जाता है। क्या है वो दोस्तों? सिद्धांत है इंडिविजुअल ऑनरशिप बट कॉमन यूज, यानी कि हमारी ऑनरशिप है लेकिन सबको ही जो है उसको प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जब जैसे हमारी वेल्थ जब ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दें। ठीक है, समाज कल्याण के लिए काम करें। ये दोस्तों जो है आइडिया ऑफ गोल्डन मीन कहलाता है, आइडिया ऑफ गोल्डन मीन। इसमें जो है अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो है मोटिवेट होता है क्योंकि उसकी इंडिविजुअल ऑनरशिप है, लेकिन चूंकि उसकी जो है कॉमन ऑनरशिप रहेगी और जो है ऑनरशिप उसकी स्वयं की रहेगी, लेकिन जो है यूज सबको ही जो है कर सकते हैं और आने वाले समय में वो उसका दूसरों को दान भी कर दे। और ये देखा जाए तो प्रोडक्टिव है और सोशल स्टेबिलिटी को लाएगा। और इसका कॉमन यूज का मतलब ये होगा कि ये जो है एक्सट्रीम प्रॉपर्टी को जो है नहीं दिखाता है। मतलब एक्सट्रीम प्रॉपर्टी आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो पाएगी, मॉडरेट वेल्थ ही रहेगी और पर्सन जो है अगर देखा जाए तो दूसरों की भलाई के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा। और जो है ये गांधी जी का आइडिया जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके काफ़ी नज़दीक तक जाता है। फिर साथ ही में जो है अरिस्टोटल की जो थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को लेकर के, ये भी जो है आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के मैं आपको बता दूं, इसने दुनिया की 158 कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया था। हाँ, तो दोस्तों जो है इसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के जो है एनालाइज किए और इसीलिए जो है
अगर इसने कहा कि स्टेट जो गवर्नमेंट होती हैं वो दोस्तों सेम होती हैं, और बिकॉज गवर्नमेंट जो होती हैं वो दोस्तों रन करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इसलिए जो है स्टेट और गवर्नमेंट का सेम होना बिल्कुल मतलब कोई नाम आम बात नहीं है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और गवर्नमेंट तीनों जो है सेम होती हैं। ठीक है। अरिस्टोटल दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है, यानी कि संविधानवाद का पिता या रूल ऑफ लॉ का पिता जो है कह सकते हो। अरिस्टोटल का दोस्तों अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी कि वर्गीकरण की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है किस प्रकार से चेंज होता है उसकी भी जो है बात करता है। जब एक व्यक्ति जो है रूल करता है, ठीक है, जब एक व्यक्ति रूल करता है पीपल के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में, तो उसको दोस्तों हम कहते हैं मोनार्की, या जिसको हम कहते हैं फिलोसफर किंग। ठीक है, फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट इसी के गुरु जो प्लेटो थे उन्होंने दिया था। यानी कि जब एक व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित में जो है काम करे, तो उसको जो है मोनार्की, राजशाही या फिर जो है फिलोसफर किंग कहते हैं। लेकिन जब वही जो है अब नॉर्मल हो जाए, स्वयं के हितों में जो है काम करने लगे एक व्यक्ति, तब उसको हम कहते हैं टिरानी। ठीक है, टिरानी यानी कि बहुत ही बेकार सिचुएशन आ गई जब दोस्तों फ्यू लोग, कुछ लोग जो है लोगों के हित में जो है काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी। लेकिन जब वही अरिस्टोक्रेसी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जब जो है जो वो कुछ लोग हैं, जब वो कुछ सत्ताधारी लोग हैं, जब वो अपने ही अंतर्गत काम करने लगे, अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने लगे, लोगों का इंटरेस्ट भूल करके, तो उसको हम कहते हैं ओलिगार्की। ये टर्म को याद रखिएगा। फिर जो है जब बहुत मैनी लोग, मैनी मैनी का मतलब कई सारे लोग जो है जब पीपल के इंटरेस्ट में काम करें, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटी। अब आप इस शब्द को ध्यान रख लीजिए, पॉलिटी किसको कहते हैं ये पहले आप बात समझिए। पॉलिटी इसको कहते हैं कि जब लोग पीपल के इंटरेस्ट में काम करें, तब उसको हम पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटी। और जब लोग जो है पीपल के इंटरेस्ट को भूल करके अपने इंटरेस्ट के काम करने लगे, जब वही मैनी यानी कि बहुत सारे लोग पीपल के इंटरेस्ट को भूल करके अपने हित में काम करने लगे, तो उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। यही डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो आप अपने आप देखा कि अब ये पूरा चक्र चलता कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले आती है कहीं पे भी मोनार्की, मोनार्की के बाद आती है टिरानी, टिरानी के बाद आती है अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी के बाद आती है ओलिगार्की, ओलिगार्की के बाद आती है पॉलिटी, पॉलिटी के बाद आती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बाद आती है टिरानी, और उसके बाद फिर मोनार्की आती है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से पूरा जो है साइकिल है वो चलता रहता है। यानी कि टिरानी देखा जाए, टिरानी अगर देखा जाए तो टिरानी को मानता है कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जब एक व्यक्ति लोगों के हित में काम ना करके अपने हित में काम करने लगता है, उसको हम टिरानी कहते हैं, और ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जबकि डेमोक्रेसी को जो है, डेमोक्रेसी को वर्स्ट, सेकेंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानता है। मतलब ये लोकतंत्र का अगर देखा जाए तो ये जो है सेकेंड। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जनता के हित में काम ना करके अपने हित में काम करने लगते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी को जो है ये अगर देखा जाए तो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानता है। मतलब एक व्यक्ति नहीं लूट रहा है, कुछ व्यक्ति नहीं लूट रहे हैं, बहुत सारे लोग व्यक्ति अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको डेमोक्रेसी को वर्स्ट फॉर्म ऑफ, सेकंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानता है, जबकि टिरानी को वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानता है। ये अरिस्टोटल का विचार है। साथ ही में अगर देखा जाए कि जो रूल ऑफ फिलोसफर किंग है ये बेस्ट तो है, लेकिन वो प्रैक्टिसेबल नहीं है। ठीक है, और प्रैक्टिसेबल उसकी फॉर्म जो है टिरानी ही अल्टीमेटली आएगी, इसलिए जो है उसको नकार देता है। ये कहता है कि पॉलिटी जो है बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म है, पॉलिटी जो है बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म है। लेकिन ये कहता है कि रूल ऑफ मैनी नहीं होना चाहिए, बहुत से लोगों का रूल नहीं होना चाहिए, बल्कि सो मैनी का रूल होना चाहिए। सो मैनी, इसका मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो ना ही एक्सट्रीम रिच होते हैं, ना ही वो एक्सट्रीम इग्नोरेंट होते हैं। मतलब ना ही बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा अज्ञानता से भरे होते हैं। वो बीच के लोग होते हैं, जिनसे जो है ना तो जो ऊपर वाला तबका है वो भी नफरत नहीं करता है, जो नीचे वाला तबका है वो भी नफरत नहीं करता, क्योंकि मिडिल क्लास का है। इसलिए मिडिल क्लास के लोगों को जो है अगर देखा जाए, मॉडरेट वेल्थ के जो लोग हैं उनको तरजीह देता है रूल करने के लिए। और पॉलिटी में यही बताता है कि पॉलिटी जो है एक प्रकार की डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन मोबोक्रेसी नहीं है। मोबोक्रेसी का मतलब अगर देखा जाए तो इसमें वही सिटीजन जो है पार्टिसिपेट करेंगे जो रीजन ऑफ करेज को जो है फॉलो करते होंगे। ये नहीं कि अनपढ़ व्यक्ति जो है पॉलिटी में आ जाएगा, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति आएगा तो अनपढ़ को चूज करेगा, अनपढ़ को चूज करेगा तो फिर जो है वो बन जाएगी वही बात। इसलिए पॉलिटी जो है ये देखा जाए तो डेमोक्रेसी, अगर देखा जाए पॉलिटी जो है ये मोमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता है, मोबोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता है, जिसका मतलब रीजन ऑफ करेज के लोग नहीं आएंगे। और पॉलिटी जो है अगर देखा जाए तो वो सिर्फ जो है मॉडरेट वेल्थ के लोग, और जो मॉडरेट जिनके पास ज्ञान है, ना ही एक्सट्रीम अगर देखा जाए तो ना ही रिच है ना ही पुअर है, और मॉडरेट वेल्थ है उनके पास, इसलिए जो है ये रूल ऑफ मिडिल क्लास को जो है तरजीह देता है। अब दोस्तों अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, अरिस्टोटल का क्रांति का सिद्धांत क्या है, इस बात को भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो अरिस्टोटल की दोस्तों थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन जो है, अरिस्टोटल जो है रिवोल्यूशन को लेकर के काफी डरा हुआ व्यक्ति है। तो दोस्तों अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जो रिवोल्यूशन है, ये दरअसल जो है बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है रिवोल्यूशन को, क्योंकि क्रांति जो है ये बहुत ही एक छोटी सी भी चेंज को ये क्रांति मान लेता है, रिवोल्यूशन मान लेता है।
और ये कहता है कि वायलेंट जो ओवरथ्रो हो जाता है किसी सिस्टम का, यानी कि हिंसात्मक रूप से किसी भी सिस्टम का ओवरथ्रो या उखाड़ करके फेंक देना जो है क्रांति कहलाता है। और देखा जाए तो ये जो है, ऐसा लोग मानते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा मतलब वायलेंट रिवॉल्यूशन हो जाए और किसी सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया जाए तब जो है रिवॉल्यूशन कहलाता है। इसका मानना है कि छोटा से छोटा चेंज भी जो है रिवॉल्यूशन कहलाएगा। कैसे? इसने कहा है कि जब मोनार्की होती है तो उसमें जो है जलन होती है अपने ही फैमिली मेंबर को, उस मोनार्की, उस राजा के प्रति। जब एरिस्टोक्रेसी होती है तो जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो रिच के अगेंस्ट साजिश करते हैं। डेमोक्रेसी और जब पॉलिटी होती है तो वहाँ पे जो है जो रिच होते हैं वो गरीब के प्रति जो है साजिश करते हैं। डेमोक्रेसी में होता क्या है, जो अमीर होता है वो गरीब के प्रति साजिश करता है। इसलिए जो है डेमोक्रेसी और जो पॉलिटी है वो अगर देखा जाए ये सबके कारण है नष्ट होने के, सबके कारण मैंने बताया। ये कहता है कि जनरल काज जो है अगर देखा जाए तो जो मेन जो कारण है अगर देखा जाए तो क्रांति का, वो दोस्तों इसने बताया है कि करप्शन, भ्रष्टाचार, एरोगेंस, घमंड, इम्बैलेंस यानी कि जो है किसी प्रकार का असंतुलन हो जाना, इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पीपल लाइक चेंज, पीपल जो है हमेशा परिवर्तन पसंद करते हैं। ठीक है, ये सरकार आनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये मज़ा नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा तो मज़ा ले लो फिर, जैसे नेपाल में देख लो। ठीक है, दोबारा रास्ता ही चाहिए उन्हें। एंड चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये जानता है कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। उसके अनुसार जो है जो इनइक्वलिटी होती है यानी कि असमानता होती है वो जो है मेन कारण होती है किसी भी क्रांति का, जनक कह लीजिए। ये इनइक्वलिटी का देखा जाए तो कहता है कि इनइक्वलिटी आती कहाँ से? इनइक्वलिटी आती इनजस्टिस से, यानी कि अन्याय से। अन्याय जब होता है तब जो है इनइक्वलिटी आती है। ठीक है, इनइक्वलिटी कहाँ से आती है? इनजस्टिस से आती है, अन्याय से आती है। अब दोस्तों अन्याय किस प्रकार का? अन्याय की बात करता है कि आइडिया ऑफ जस्टिस का सिद्धांत देगा कि जस्टिस करना कैसे चाहिए। ये दोस्तों इनइक्वलिटी को जो है अगर देख आइडिया ऑफ जस्टिस से जो है इनइक्वलिटी खत्म की जा सकती है। कैसे? ये दो प्रकार के जस्टिस की बात करता है, कॉमन सेंस बेस्ड। कैसे? एक तो रेक्टिफिकेशनरी जस्टिस जो ग्रीवेंस रेड्रेसल में काम आएगा। रेक्टिफिकेशनरी जो जस्टिस है वो जुडिशरी के लिए काम आएगा। जैसे अगर देखा जाए तो जिस व्यक्ति ने जितना हार्म किया है उसको उसी के अनुपात में जो है उसको दंड से दंडित कर देना चाहिए। ठीक है, जितना नुकसान किया उतना ही दंड कर दो। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दंड उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये कहता है, दूसरा सिद्धांत है, दूसरा डायमेंशन है जस्टिस का। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये कहता है, ये सोशल जस्टिस की बात करता है और ये पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बात करता है कि स्टेट को जो है जो व्यक्ति जितना अच्छा काम करता है उसको उसी अनुपात में जो है उसको रिवार्ड भी देना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों केसों में आपने क्या देखा कि अनुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये जो है कॉमन शब्द है। यानी कि जो जस्टिस है, जस्टिस अगर देखा जाए शुद्ध रूप से तो प्रोपोर्शनेट थ्योरी ऑफ जस्टिस ये दे रहा है, अनुपातिक सिद्धांत ऑफ न्याय। यानी कि जो है ये न्याय का जो है अनुपातिक सिद्धांत है, यानी कि न्याय एक प्रकार का प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट है। यानी कि इक्वलिटी अगर देखा जाए एब्सोल्यूट चीज नहीं है, इक्वलिटी एक प्रोपोर्शनेट सिस्टम है। अब देखिए एक बहुत ही एकदम रहस्यकारी टाइप की जो है लाइन बोलता है। कौन सी लाइन? आपको सुननी जरूर चाहिए। इट इज अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली, यानी कि जो अनइक्वल्स हैं उनको इक्वली ट्रीट करना हर प्रकार से अनजस्ट है। कैसे अनजस्ट है? मतलब अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना, अनइक्वल्स को यानी कि जो बराबर नहीं है उनको इक्वली आप ट्रीट कर रहे हो तो सही बात, गलत बात है, समझ आ गई। दूसरी तरफ ये क्या कह रहा है? इट इज इक्वली अनजस्ट, इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स, यानी कि इक्वल्स को जो है आप अनइक्वली ट्रीट करो। यानी कि अगर देखा जाए जो अनइक्वल हैं, जो इक्वल्स हैं उनको आप अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो। यानी कि शुद्ध रूप से देखा जाए जो इक्वल है उसको इक्वली ट्रीट करो और जो अनइक्वल्स हैं उनको आप जो है अगर देखा जाए इक्वली ट्रीट नहीं करोगे। सीधी सी बात हमें समझ भी आ रही है, आपको भी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा पॉज करके सोचिएगा जा करके कि जो अनइक्वल्स हैं उनको इक्वली आप ट्रीट क्यों करोगे? जो असमान है, ठीक है, उनको इक्वली ट्रीट करने की क्या जरूरत है? उनके हिसाब से ट्रीट कीजिए ना। और जो इक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ट्रीट मत कीजिए, क्योंकि जब इक्वल है तो उन्हें अनइक्वली ट्रीट करना भी नहीं चाहिए। तो ये दोस्तों जो है इसकी स्टेटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी है। फिर ये जो है थ्योरी ऑफ स्लेवरी का जो है अगर देखा जाए तो ये कहता है कि इसको रिवॉल्यूशन को रोकोगे कैसे? तो रिवॉल्यूशन को रोकने का तरीका है कि कारण को पता करो, उस पर जो है उपचार करो। जो सिटीजन्स होते हैं उनके अंदर जो है स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस, यानी कि जो है राज्य के प्रति जो है एक प्रकार का जो है अच्छी सी जो है भावना भरें। ठीक है, और सिविक वर्चू उनके अंदर डेवलप करें और देशभक्ति की भावना जो है उनके अंदर भरें, ताकि वो जो कभी भी इस प्रकार का हरकत ना करें। और ये जो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन है वो अगर देखा जाए तो दुनिया की हर जगह पे आज भी जो है थ्योरी ऑफ ये जो रिवॉल्यूशन इसने दी थी, इसको किसी भी जगह के क्रांति को समझने के लिए जो है ये थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन बहुत काम आई। और जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग ये जो थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन जो है एरिस्टोटल देकर गया।
अगली की दोस्तों बात की जाए तो अरिस्टोटल की व्यू क्या था रूल ऑफ लॉ को लेकर के, रूल ऑफ लॉ को लेकर के इसका क्या व्यू था। तो इसका दोस्तों एक फेमस स्टेटमेंट है, वो आपको पता होना चाहिए कि लॉ इज अ रीजन, लॉ एक प्रकार का रीजन है विदाउट पैसन। मतलब क्या हुआ, लॉ एक प्रकार का रीजन है विदाउट पैसन, यानी कि लॉ आप कैसे, जैसे मान लीजिए कि जो रूल ऑफ लॉ है और जो रूल ऑफ रीजन है, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ रीजन है, मतलब जैसे मान लीजिए जो फिलोसफर किंग था वो कर क्या रहा था, प्लेटो का फिलोसफर किंग, वो रीजन के तौर पे जो है, रीजन चूंकि उसके पास रीजन था, करने की क्षमता थी, इसलिए जो है वो मानता था कि जो एक जो प्रैक्टिशनर है, जो मान लीजिए 20 साल 30 साल से जो है अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा है, वही फिलोसफर किंग है। जो प्रैक्टिस कर रहा है 30 सालों से डॉक्टरी की, वो फिलोसफर किंग है। उसके सामने बुक की क्या अहमियत है, उसके सामने बुक की क्या अहमियत है। एक प्रैक्टिसेबल जो डॉक्टर है, जो उसके पास अनुभव है 30-20 सालों का, उसके सामने बुक की क्या अहमियत है। लेकिन अरिस्टोटल कहता है ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम रीजन कर लेते हो, तुम्हारा फिलोसफर किंग रीजन कर लेता है, ऐसा बात नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ है वो भी रीजन ही है, क्योंकि वो जो है कलेक्टिव विजडम ऑफ द एजेस है, यानी कि वो देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का रीजन है, कलेक्टिव विजडम है। इसलिए इसने कहा कि लॉ भी एक प्रकार का रीजन ही है, मतलब वो लोगों के द्वारा ही तो मिलकर के जो है लॉ में डाला गया है। ऐसा नहीं कि वो जो है पैसन है, ऐसा नहीं वो किसी का पैसन है। तो ये कहता है कि लॉ जो है और रूल ऑफ जो रीजन और नॉलेज या फिर जो फिलोसफर किंग का कहता है वो दोनों सेम है। रूल ऑफ लॉ के जो है और ज़्यादा सम एडिशनल बेनिफिट भी हैं रूल ऑफ नॉलेज को लेकर के, यानी कि जो फिलोसफर किंग का रूल ऑफ मतलब जो रीजन और नॉलेज का था उससे अच्छा है रूल ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि लॉ जो होता है वो प्रोडक्ट होता है रीजन का, और ये जो है एक प्रकार से आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है, यानी कि रीजन जो है वो आपकी सोल में होता है, लेकिन लॉ जो है वो बुक में होता है। रीजन आपकी सोल में था, फिलोसफर किंग की सोल में था, लॉ जो है आपकी बुक में रखा हुआ है। और लॉ और रीजन अगर दोनों का देखा जाए तो पर्पस सेम ही सर्व करते हैं, उद्देश्य दोनों का सेम ही है। और वो सेम पर्पस है क्या, कि राइट और रॉन्ग पता कैसे किया जाए, राइट वर्सेज रॉन्ग। एडिशनल बेनिफिट दोस्तों ये है कि लॉ जो है रीजन है विदाउट पैसन, ये दोस्तों जो है कलेक्टिव विजडम है, यानी कि बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव विजडम है एजेस का, जो है लॉ की बुक में रखा गया है। लॉ की दोस्तों कुछ लिमिटेशन भी होती हैं कि लॉ जो है रिजिड भी होता है और साइलेंट भी होता है कुछ जगहों पे लेकर के। और अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति को जो है बेस्ट के लिए, चूंकि माना जाता है कि फिलोसफर किंग बहुत बेस्ट है, तो उसके लिए जो है हम लॉ को जो है नकार दें, ये किसी प्रकार से जो है सही बात नहीं है, और हमें जो है सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए गुड फॉर द बेस्ट, ठीक है। और रीजन का मतलब क्या होता है, तो रीजन आप सीधा से समझ लीजिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका के जज जो है फॉलो करते हैं, जैसे मेनका गांधी केस में इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है 1978 का जो केस था वो ड्यू ऑफ रीजन, और जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू ऑफ रीजन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे जो है जजमेंट दिया जा चुका है मेनका गांधी केस में। और लॉ जो है अगर देखा जाए तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। अरिस्टोटल को दोस्तों जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं, इस पे जो है अब लास्ट में जो है चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। इसके पीछे दोस्तों कॉमन बात यह है कि इसने जो है अरिस्टोटल ने काफी प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस बेस्ड जो है अप्रोच की बात की, इसलिए इसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। साथ ही में अरिस्टोटल अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है उसको जो है वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन के तौर पे रिजेक्ट नहीं कर देता है, ठीक है। ये रिलीजन का भी और आइडियलिज्म का भी जो है कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता है। प्लेटो का किंग अगर जो है बुद्धिमान था, तो जो अरिस्टोटल का किंग है वो वर्ल्डली वाइज है, यानी कि जो है पूरी दुनिया में जो अगर देखा जाए तो दुनियादारी में जो है काफी बुद्धिमान है। प्लेटो का जो है रिपब्लिक अगर देखा जाए तो एक प्रकार का इंसाइक्लोपीडिया था अपने नेचर में, जबकि जो है कोर आइडिया जो अरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स का है और जो थ्योरी ऑफ स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अगर देखा जाए तो फर्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस मानी जा सकती है, क्योंकि स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बार कोई बात कर रहा है। अरिस्टोटल दोस्तों का देखा जाए तो कई प्रकार के जो आइडियाज होते हैं उनका भी जो है ओरिजिनेटर या जो है जन्मदाता माना जाता है, जैसे रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी यानी कि जो है इस डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी का जो है इसका भी जो है प्रतिपादक माना जाता है। अगर इस पे पर अगर सोर्स की बात की जाए, इन पे किस व्यक्ति, क्योंकि कोई भी फिलोसफर का देखा जाए तो वो स्वयं से जो है पैदाइशी जन्म नहीं लेता है, किसी ना किसी व्यक्ति का उस पर इन्फ्लुएंस या प्रभाव रहता है। तो उस पर जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति का प्रभाव रहा है, उसका प्रभाव किसी व्यक्ति पर रहा है, तो वो दोस्तों नाम है आपको पता होना चाहिए सेंट थॉमस एक्विनास, जो मेडिवल टाइम्स पे जो है उन पर प्रभाव रहेगा इसी अरिस्टोटल का। फिर जॉन लॉक पे जो है मॉडर्न टाइम में जो है इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद जो हन्ना अरेंडेंट हैं उन पर भी जो है समकालीन टाइम में
कंटेम्पररी टाइम में जो है अरिस्टोटल का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा जरूर। तो ये दोस्तों जो है आपको पता होना चाहिए अरिस्टोटल के जो पॉलिटिकल थॉट थे, जो राजनीतिक विचार थे, जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का थर्ड लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आने वाले लेक्चर लाएंगे, लेकिन आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। यदि आपका PSI ऑप्शनल है या फिर जो UGC नेट की आप तैयारी करते हो, तो लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 4 जो है मैकियावेली को लेकर के अगला वीडियो हम जरूर लाएंगे, जल्दी लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।